हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2021। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने ये बिल पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया, क्योंकि ये जो बिल था ये लेजिस्लेचर में पास नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन सच एज कोविड-19, पब्लिक गैदरिंग्स और एक जगह पे ज़्यादा लोग आ नहीं सकते। इसके लिए एक ऑर्डिनेंस पास करके इस बिल को एग्जीक्यूट किया गया। तो चलिए इस रिफॉर्म्स बिल में ऐसे क्या चेंजेस लाए गए जो हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि द प्रेसिडेंट हैज़ प्रोमulgated द ऑर्डिनेंस। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि उसके वजह से बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट हैज़ बीन नॉट पॉसिबल फॉर देम टू एक्चुअली डिस्कस ऑन द बिल, और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करके इसको एग्जीक्यूट किया गया है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, दिस इज इम्पैक्टिंग 9 लॉज। हमारे इंडिया में 9 ऐसे कायदे हैं जिसमें ये इम्पैक्ट करने वाला है, और इन 9 को जो हमारे जो 9 लॉज हैं उसके अंदर जो भी इन लॉज के जो एपेलेट बॉडीज़ हैं, मतलब इनके कॉपीराइट ऑफिस या ट्रेडमार्क, पेटेंट, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, इनके खिलाफ अगर आपको केस पहले करनी होती थी या इनके अगेंस्ट आपको अगर अपील करनी होती थी तो आपको हायर अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता था, जहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी कि वो कौन से 9 लॉज हैं जिसको जिनकी जो एपेलेट अथॉरिटीज़ या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है। द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952, जिसके अंदर जो फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, एफ सी, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, FCAT, तो उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। अभी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप इन शॉर्ट अगर सेंसर बोर्ड के खिलाफ आप जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, आपको उस ट्रिब्यूनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, ये 2 एक्ट जो है दिस आर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड हुआ करता था। अगर आपको ट्रेडमार्क ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स या पेटेंट्स या डिज़ाइंस के खिलाफ अगर आपको अपील करनी होती, इन ऑफिशियल्स ने अगर आपको पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट अगर नहीं दिया, तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड में जाके अपील कर सकते थे। लेकिन अभी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ओनली इन द केस ऑफ कॉपीराइट एक्ट आप एक कमर्शियल कोर्ट जा सकते हो, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, विच हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड अंडर द एज अ कमर्शियल कोर्ट। कस्टम्स एक्ट, कस्टम ड्यूटी अगर पे नहीं करते हो, कस्टम रिलेटेड अगर कस्टम ऑफिशियल्स के खिलाफ अपील करनी थी तो उनका भी एक ट्रिब्यूनल था, कस्टम ट्रिब्यूनल। पेटेंट्स एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि भाई कोई ऑफिशियल एयरपोर्ट का वो उसके डिसीजन के खिलाफ अगर आपको जाना है तो एयरपोर्ट के लिए भी एक ट्रिब्यूनल हुआ करता था, वो भी एबोलिश कर दिया गया है। द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट, नेशनल हाईवेज के ऑफिशियल्स के खिलाफ आपको अपील करनी है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ये अनदर, दिस इज अनदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड सुनता था, लेकिन अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन के अगर उसके डिसीजंस, उनके ऑफिशियल्स के डिसीजन के खिलाफ आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। एंड फाइनेंस एक्ट 2017, तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस लाए गए हैं वो है फाइनेंस एक्ट में। बाकी जो 8 लॉज हैं उनकी जो एपेलेट अथॉरिटीज़ है उनको रिप्लेस करके हाई कोर्ट कर दिया गया है। सिर्फ कॉपीराइट एक ऐसा लॉ है जिसमें नॉट डायरेक्टली हाई कोर्ट बट आपको एक कमर्शियल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए, तो जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था उसने फाइनेंस एक्ट 2017 को अमेंड कर दिया गया, जिसके अंदर उन्होंने एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की गई, और उन्होंने जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जो ट्रिब्यूनल्स के ऑफिशियल सिलेक्ट किए जाएंगे, उनका टेन्योर क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो जो फाइनेंस एक्ट 2017 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, इनके मेंबर्स कौन होंगे, वो सिलेक्ट कौन करेगा, और वो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो भी 9 ट्रिब्यूनल्स या 19 ट्रिब्यूनल जो भी सब रिप्लेस किए गए हैं वो उनके जगह पे कौन से ऑफिशियल्स डिक्टेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, अभी जो भी बच्चे कुछ 19 हमारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, 19 ट्रिब्यूनल्स जो बच्चे कुछ, उनके जो चेयरमैन होंगे, उनके जो मेंबर्स होंगे, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करता था। लेकिन अभी एक कमिटी होगी जिस कमेटी का नाम है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, वो रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन इन लोगों को चेयरमैन करो और इन लोगों को मेंबर्स करो। तो ये कमेटी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
और अ सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम एज द चेयरपर्सन। ठीक है, उसके पास कास्टिंग वोट होगा। फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उन्होंने कोई किसी को नॉमिनेट किया कि मेरी जगह पे ही इज़ द सेकेंड सीनियर मोस्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट, इनको आप चेयरमैन बना लीजिए इस कमेटी का, और उनका फाइनल वोट रहेगा, उनका फाइनल से रहेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा तो उनका डिसीजन मैंडेटरी होना चाहिए। सेक्रेटरी इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, नॉर्मली दीज आर आईएएस ऑफिशियल्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। द सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हायर कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे लोग होंगे कि भैया जो बाहर जा रहा है बैठा हुआ चेयरपर्सन है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, एंड सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अगर कोई ट्रिब्यूनल है जैसे कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो वन ऑफ द ट्रिब्यूनल जिसको एबोलिश नहीं किया गया है, अगर एग्जांपल लिया जाए, या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, रेलवे ट्रिब्यूनल, क्योंकि इनको एबोलिश नहीं किया है, सिर्फ इन 8 ट्रिब्यूनल्स को एबोलिश किया गया है, तो उनके जो मिनिस्ट्री होती है, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई या पर्सनल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, उसके सेक्रेटरी को उसमें नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये लोग बताएंगे कि भैया ये जो ट्रिब्यूनल है इनके चेयरपर्सन और इनके मेंबर्स कौन रहेंगे, और इनका टेन्योर भी फिक्स किया गया है। जो चेयरपर्सन होगा उसका 4 साल का टेन्योर है, नहीं तो उसके पहले अगर उनकी 70 साल की अगर उम्र हो जाती है तो उनके बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, और बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको भी 4 साल तक का टर्म है, लेकिन अगर उसके पहले वो 67 ईयर्स के हो जाते हैं तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो पहले ये एज 65 और 60 हुआ करता था, 63 हुआ करता था, 62 हुआ करता था, तो अभी वो चेंज हो गया है, वो 65 का 70 कर दिया गया है। ओके, और 67, तो आप देख सकते हो, तो एज बार जो है वो बढ़ा दिया गया है टिल 70, तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब ये ट्रिब्यूनल्स को रिप्लेस क्यों किया गया, कि उसके दो मेन रीजन है कि पुअर एजुकेशन एंड डिले। ट्रिब्यूनल को बेसिकली हमने क्यों बनाया कि भाई आप फटाफट डिसीजन दे सको, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, और जो भी डिसीजन आ रहे थे वो थोड़े से गलत हो रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था लोगों के बीच में, और ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ ही बहुत सारे केसेस फाइल किए गए। जो एडवोकेट्स, बार काउंसिल के जो लोग थे, उनका मानना था कि इनका फंक्शनिंग ट्रिब्यूनल्स का आर्बिट्ररी है, इसमें जजमेंट्स कई बार गलत हो रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं, इनके फंक्शनिंग की वजह से इनकन्वीनियंस हो रहा है, लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि हाँ अब ये ऑफिशियल है, तो अगर इनके डिसीजन के अपील जाना है तो किसी ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो काफ़ी खिचड़ी बना रखी थी हमने, वो हमने सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है, और ये सारे एपिलेट ट्रिब्यूनल्स या अथॉरिटीज की जगह पे हम डायरेक्टली अभी हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कंसर्न्स क्या है कि हाई कोर्ट पे अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, कि डायरेक्टली अभी ये ट्रिब्यूनल्स और एपलेट अथॉरिटीज़ को निकालने की वजह से हाई कोर्ट के केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हाई कोर्ट को ये बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है, तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट विल हैव टू बर्न द बर्डन। ठीक है, तो मैंने अगले अभी बताया कि कौन से बॉडीज़ को चेंज किया गया है। जैसे मैंने बताया सिनेमेटोग्राफ एक्ट में जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, दैट इज़ फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल, उसको खारिज कर दिया गया है। इट हैज़, यू कैन नाउ डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। सिमिलरली ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट्स एक्ट और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, ये जो स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो राइट्स हैं, उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ अगर आपको अपील करना था तो पहले आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड जाते थे, लेकिन अभी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन व्हेन यू सी कॉपीराइट एक्ट अगर देखोगे, थर्ड कॉलम अगर आप देखोगे, थर्ड रो अगर आप देखोगे, तो उसमें कमर्शियल कोर्ट और द कमर्शियल डिवीजन ऑफ अ हाई कोर्ट ऐसे कॉपीराइट के लिए अलग से है, इट इज़ अ कमर्शियल कोर्ट, बट अदर देन दैट ट्रेडमार्क, कस्टम, पेटेंट्स और जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए हाई कोर्ट है। उसके बाद कस्टम्स एक्ट के लिए आप अगेन हाई कोर्ट जा सकते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए अभी जो एयरपोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल था उसको चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज लेफ्ट ऑन एयरपोर्ट प्रेमाइसेस बाय अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, हाई कोर्ट फॉर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एन इफिक्शन ऑफिसर, तो उसके अगेन आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और अगर नेशनल हाईवे रिलेटेड अगर अपील करनी हो तो वो उसके लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हो, तो नॉर्मल सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये एक चार्ट है, मैंने एक टेबल बना लिया, आप चाहे तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो कि सारे ट्रिब्यूनल्स किन किन को हटाया गया है, कौन से लॉस पे इम्पैक्ट हुआ है, और उनकी जगह पे आप डायरेक्टली आप कहाँ अपील कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड टेबल वेयर you can understand what the tribunal reforms bill has actually, what changes it has made specifically with regards to the change in the tribunal system. All right, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट्स होंगी। तब तक के लिए आई एम प्रोफेसर आदित्य कितारी, साइनिंग आउट। थैंक यू।